बिहार का बाजीगर कौन। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और चुनावी रुझानों में एनडीए कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। 200 सीटों तक एनडीए का आंकड़ा पहुंच सकता है। ये देखिए, रुझानों में अब तक निकल कर आ रहा है एनडीए 191 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है, जबकि जनसुराज केवल 1 सीट पर आगे है और अन्य अभी जो उम्मीदवार हैं वो 4 सीटों पर आगे है। ये लेकिन देखिए, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है। 2010 के बाद देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है जब 200 सीटों तक एनडीए का आंकड़ा पहुंच सकता है। एनडीए 191 सीटों पर आगे चल रहा है और जबकि महागठबंधन 48 सीटों पर ही आगे है। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी खूब मेहनत की थी, दावा किया था कि बदलाव लेकर के आएंगे, लेकिन देखिए केवल 1 सीट पर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज वो आगे है, जबकि अन्य 4 जो उम्मीदवार हैं वो 4 सीटों पर आगे है। लेकिन यहां पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए की तरफ से यहां पर किया जा रहा है और लगातार देखिए, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या फिर बाकी के जो तमाम गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने भी यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन की है। 2020 में देखिए चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, वो हालांकि इनके साथ में शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि जेडीयू और यहां पर देखिए तमाम जो साथी हैं वो एनडीए में शामिल हैं और इसी वजह से देखिए यहां पर 191 सीटों पर अभी के लिए एनडीए आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। 200 सीटों तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है, यानी कि जो बात कही जा रही थी। और चिराग पासवान की पार्टी में देखिए शानदार यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। बिहार में एनडीए को बहुमत लगभग यहां पर देखिए आंकड़ों में अभी तक के लिए जो रुझान के आंकड़े हैं उसमें कम से कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 191 सीटों पर आगे है। तो देखिए, बिहार की सियासत में अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। और हमारे साथ में फोन लाइन पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से रुझानों में अब तक आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी जीत और एक प्रचंड जीत एनडीए की होने जा रही है बिहार में। बिल्कुल निश्चित रूप से हो रही है। सन 2025 मोदी जी संग नीतीश, और इसमें वो भी भंडाफोड़ पूरा हो लिया जो फर्जी यात्रा निकाली थी वोट चोरी की। तो वहां की जनता ने उनको हरा के ये बता दिया कि अब जनता बार बार मुगालते में नहीं आने वाली। एक बार संविधान वाले मुगालते में लोकसभा में आ गई और वोट चोरी का जवाब बिहार की जनता ने हार की चोट से दिया है, जिसे महागठबंधन खासतौर से राहुल गांधी कभी नहीं भूलेंगे। और राहुल गांधी अब ऐसी पनौती हो गए हैं भारत की राजनीति में कि इनसे गठबंधन करने में भी लोग अब डर पेंगे कि गठबंधन करें कि नहीं करें। हालांकि तेजस्वी जी को जब हेलो आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल नरोत्तम जी, अपनी बात कहिए। हालांकि तेजस्वी जी को बिहार में अखिलेश जी की हार के बाद सबक लेना था गठबंधन करने के पहले, पर नहीं लिया। आप पछताएंगे बाद में, क्योंकि राहुल गांधी तो आपने देखा होगा कि हार को पहले से ही भाप गए थे और यहाँ आ गए थे पचमढ़ी में, चुनाव के चलते पचमढ़ी में आ गए थे और बैठ के सफारी में सैर कर रहे थे जंगल की, जानवरों को देख रहे थे, चुनाव को नहीं देख रहे थे। बड़े विचित्र हैं राहुल गांधी जी। जब पंजाब में बाढ़ आई तो बाढ़ देखने के लिए मॉरिशस चले गए थे, देश में जब कोरोना आया तो इटली चले गए थे। ये बहुत विचित्र राजनीतिक लोग हैं। अब ये जनता राहुल गांधी की भ्रम की राजनीति को संभल गई है। और मैंने तब भी कहा था, मेरी पुरानी बाइट निकालेंगे तो कि 2 अंक को पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। तो नरोत्तम जी, आप भी बिहार में प्रचार करने के लिए गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, बोचाग, और जहां पर भी आपने प्रचार किया है वहां पर भी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अभी के लिए जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी रंग लाई है। जी जी, बिल्कुल जीत रहे हैं, दोनों जीत रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि महागठबंधन की तरफ से नरोत्तम जी जिस तरह से वादा किया गया था कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, लेकिन बिहार की जनता उनके वादों पर यहां पर विश्वास करते हुए नजर नहीं आई है। उनके पक्ष में यहां पर मतदान भी कहीं ना कहीं अभी तक के लिए जो रुझान है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि है।
अविश्वसनीय लोग हैं, इन पर जो विश्वास नहीं करती जनता, और इसलिए ये कुछ भी कह दे, जनता विश्वास नहीं करेगी इन पर। आज इस स्थिति में आ गया है ये कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन कि ये अविश्वसनीय हो गया है। मोदी जी का नाम आज वैश्विक नेता के रूप में है और विश्व के अंदर लोग उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए ये तो अब आगे आने वाले कल में आपको और समझ में आएगा। नरोत्तम जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का वो कौन सा वादा था कि जनता इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आई? हमने देखा कि मतदान भी इस बार खूब हुआ है और जिस तरीके से करीब 200 के पास एनडीए का यहाँ पे आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। मातृशक्ति ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आभार है मातृशक्ति का पूरे बिहार की। मैं लगभग 1 महीने वहां बहुत नीचे तक गया और माता बहनों में जो उत्साह था, लोगों में जो विश्वास था, वो देखते ही बनता था। बिल्कुल जाहिर तौर पे मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है, पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किया। बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए एनडीए के पक्ष में यहां पर एक पूरी तरह से आप कहिए कि किस तरीके से जो नतीजे हैं अभी के लिए वो सामने आ रहे हैं। लगभग 200 के करीब एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है और एक बहुत बड़ी और प्रचंड जीत अगर ऐसा ही नतीजा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की यहां पर होते हुए नजर आ रही है। तो हमारे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से केएस चौहान, साथ ही हमारे साथ में अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़ रहे हैं। साथ ही दीपक उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ में गुंजन चौकसे जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं इस चर्चा में। सबसे पहले गुंजन चौकसे जी, 200 सीट करीब एनडीए को अभी के लिए मिलता जा रहा है और यदि ऐसा होता है तो 2010 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब एनडीए के पक्ष में जनता ने इतना वोट किया हो कि यह आंकड़ा 200 तक पहुंच जाए। देखिए, हमारे भारत का जो देश का जो लोकतंत्र है वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सशक्त है। हमारा संविधान इस पूरी दुनिया में, भारत का संविधान सबसे ज़्यादा सशक्त संविधान है। तो ये जो चुनाव था बिहार का, ये इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, इसी संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए चुनाव था। और जो जनता की भावना है, जो जनता के विचार हैं, जो जनता का साथ और समर्थन है, वो हमें देखने को मिला। ये जनता की राय है, ये जो रुझान नहीं है, ये परिणाम है। और ये परिणाम है विकास के, ये परिणाम है उस विचारधारा के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति बनी है, जो विचार विमर्श हुए हैं, जो नियत आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी लेकर बिहार में चल रहे हैं, ये उसका परिणाम है। ये विकसित राज्य 2047 की जो संकल्पना है, जो राम राज की परिकल्पना है, जो विकास का साथ है, ये उसका परिणाम है। ये चुनाव जी। दीपक उपाध्याय जी, अभी तक जो रुझान में नतीजे निकल कर आ रहे हैं, करीब 200 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि जब फाइनल नतीजा यहां पर आ जाएगा तो वो इसी के करीब रहने वाला है? वो तो दिख ही रहा है, लेकिन नतीजा अभी थोड़ा और हमको लगता है इंतजार करना चाहिए। ये कहां पर जाकर स्थिर होगा ये आंकड़ा, ये देखना होगा। अभी तो एक घंटे की हुई है, 3-4 राउंड की काउंटिंग ही मात्र हुई है, तो अभी संभावनाएं हैं। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि एनडीए एज में जा रही है और सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब इसके क्या कारण हुए ये तो और डाटा आने के बाद, एनालिसिस के बाद पता चलेगा। लेकिन ये इतना तय है कि जो जमीन पर था वो परिणाम नहीं दिख रहा। हम लोगों ने जो महसूस किया था, या हम लोग जो घूम रहे थे कई विधानसभा, कई क्षेत्रों में, तो जो रुझान आ रहे थे और जो टेम्परामेंट लग रहा था, वो टेम्परामेंट का ये रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि जो लाभार्थी जो 30,000 करोड़, हमारे साथ में खरगोन के सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल जी जुड़ गए। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से नतीजे से यहां पर सामने निकल कर आए हैं, एनडीए के पक्ष में यहां पर एक देखिए बहुत बड़ा और जादुई आंकड़ा निकलकर सामने आया और करीब 200 सीटों तक यहां पर एनडीए की जो बढ़त है वो यहां पर नजर आ रही है। जी हाँ,
लोकेंद्र जी, एक बड़ी जीत होने जा रही है एनडीए की, 200 सीटों के करीब यहां पर देखिए एनडीए की जो आंकड़ा है वो यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ी जीत यहां पर होते हुए नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं? देखो, एक वो उनके भी गलत। गजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने एनडीए सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित तौर पर जब हम चुनाव प्रचार में जब थे तब जनता और खासकर महिला और युवा आश्वस्त थे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनने जा रहा है। और पिछले 20 सालों में वहां की जनता ने जो सुखद अनुभव किया है उसका परिणाम ये रहा कि मत पेटियों में जो रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन रही है। गजेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से वादे किए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरे थे और लोगों को याद दिलाया था कि जंगल राज में किस तरीके से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहीं ना कहीं देखिए 20 साल के बाद भी आज भी वो जंगल राज लोगों के बीच में यानी कि जिंदा है। निश्चित तौर पर जब हम चुनाव प्रचार में जब जनता से मिले थे तब वो एक जबरदस्त खौफ जनता के मन में था कि अगर लालू यादव की सरकार या महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो गुंडाराज पुनः स्थापित होगा। ये जनता में उसका खौफ दिख रहा था। इसलिए जनता पिछले 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार में जो सुशासन स्थापित हुआ है और महागुंडाराज जो खत्म होने की श्रेणी में अब कारगर सिद्ध हुआ है, तो निश्चित तौर पर जनता इस बात पर आश्वस्त थी कि पुनः हमको एनडीए की सरकार बनाना है, नीतीश कुमार के नेतृत्व सरकार बनाना है। और जिस प्रकार से गुंडाराज का जो खौफ गांव-गांव में था, जिस प्रकार से महागुंडा लोग जिस प्रकार से आक्रमण करते थे और कोई पुलिस प्रशासन और कोई भी राजनीतिक लोग मदद नहीं करते थे, राजनीतिक लोग भी उसमें गुंडागर्दी करते थे, ये परिणाम देखने को मिला हमको। गजेंद्र जी, आप भी बिहार में प्रचार करने के लिए गए थे, खगड़िया की आपको जिम्मेदारी मिली थी, वहां पर भी आपने मोर्चा संभाला हुआ था। आप जब लोगों के बीच में गए थे तो लोगों का मिजाज क्या कुछ कह रहा था? निश्चित तौर पर जब लोगों से मिलना जुलना हुआ तो लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कांग्रेस और लालू यादव ने जिस प्रकार से शासन किया था तो वो डर का भी माहौल था और शाम के समय जब रात होती थी तो रात को कोई बाहर नहीं आ पाता था, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। और जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से पुलिस प्रशासन भी सख्त हुआ है और सुशासन भी स्थापित हुआ। तो लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में हम सेफ हैं और हम अब फसलें भी पैदा कर रहे हैं, उद्योग धंधे भी कर रहे हैं और अपनी आमदनी का हिस्सा भी हमारे पास में रख रहे हैं। जहां पर पहले लालू यादव की सरकार में जहां पर मतलब अपहरण के समझौते सीएम हाउस में होते थे और महागुंडे लोग भी वहां से पनपते थे, वो लोगों ने इस बात की शिकायत और चर्चाओं में चौपालों पर इस बात को कहा गया। और मुझे लगता है कि बड़ा खौफ था जनता के बीच में और इसलिए खासकर महिला वर्ग इस बात पर आश्वस्त थी कि नीतीश कुमार की सरकार में उनकी शक्ति बढ़ी है। और जिस प्रकार से जीविका योजना के माध्यम से और 125 यूनिट बिजली फ्री है, उद्योग धंधों को लेकर बातचीत है, विकास जो गंगा पथ बना और जगह जगह रोडें बनी, तो लोगों ने देखा कि विकास क्या होता है। और लालू के समय न रोड थी न बिजली थी, पर अंधकार में जिंदगी जीवन जीते थे, ये लोगों ने कहा। ठेले पर चाय बेचने वाला भी इस बात को कहता था। तो इस बात से हम आश्वस्त थे कि जनता का पूरा मन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का तय हो चुका था। और इसलिए बम्पर सीटें, बिल्कुल एक बड़ी जीत है यहाँ पर अभी के लिए कम से कम रुझान। बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र जी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए एनडीए में किस तरीके से अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए बहुमत यहां पर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनता का आभार जताया है। बिहार जाने पर महसूस हुआ था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि वो संभावना दिखने लगी है। बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं क्योंकि देखिए बिहार में प्रचार करने के लिए गए थे, उन्होंने खूब प्रचार किया था एनडीए के पक्ष में और उन्होंने ये माना है, कहा है कि जब बिहार गया था तब भी महसूस हुआ था कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना तभी से ही दिखने लगी थी। बिहार की जनता ने भरोसा जताया है और इसके लिए उन्होंने बिहार की जनता का अभिवादन किया, धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार रुझानों में एनडीए को बहुमत मिली है, इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। 150 सीटों से अधिक आने की संभावना थी ही, आकलन था ही। जाने क्यों मैं बिहार गया था तो यूं ही लगने लगा था, बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा की एनडीए की सरकार यहां बनेगी।
और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है, उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन प्रत्याशी हैं और वो आगे हैं। नितिन नवीन 9,229 वोटों से आगे हैं, जबकि आरजेडी उसे काफी पीछे है। तो देखिए, एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता उनके प्रचार प्रसार में गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से उनके नामांकन में सीएम विष्णुदेव साई भी गए थे, डिप्टी सीएम भी गए थे, उनके प्रचार प्रसार के लिए कई नेता गए थे और यहां पर एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार। और देखिए वहां पर किस तरीके से एक बड़ी जीत वो हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन 9,229 वोटों से आगे हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में लगातार जो मेहमान हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। केएस चौहान जी, एक बड़ी जीत यहां पर एनडीए की हो रही है और बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन भी आगे हैं। जी रोहित जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी बिहार की जनता, पूरी बिहार की जागरूक जनता को मैं शतनक नमन करता हूं कि उन्होंने एक भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी, भटकाने की राजनीति नहीं चलेगी, इसका परिचय दिया है। अब वो धरती, वो बिहार की धरती जिसने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर दिए, वो बिहार की धरती जहां गली और खोपचे में भी एक तार्किक बातें, बहुत ज्यादा तार्किक बातें होती है, हर जगह डिबेट वहां पर होता है, हर जगह तार्किक बातें और मुद्दे की बातें होती हैं। वो बिहार की धरती जहां पर जागरूकता कण कण में समाई है और उस जागरूकता का ये परिणाम है कि बिहार की जनता ने ये दिखा दिया है कि हमारा विकास पर ही विश्वास है, हमारा विकास पर ही विश्वास है। ये बिहार की जनता ने दिखा दिया है। उचित जो है श्रीवास्तव जी, वादा तो आपने भी किया था विकास का, रोजगार का, फिर क्यों वो नतीजों में तब्दील होते हुए कम से कम अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है? देखिए रोहित जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को नमन करूंगा कि रिकॉर्ड मतदान और वोटिंग का इतिहास बदला उन्होंने, और 58 से, जिस प्रकार से 58.65 से 67.14 वोटिंग प्रतिशत जो रहा, जनता ने वोट करके तो अपना राइट्स दिखाया था और जो एक दम दिखाया था कि वोटिंग जोर दिखाया था। लेकिन मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि जो रुझान आ रहे हैं, एक ऐसा कुछ भी माहौल वहां पर नहीं था। जो वहां पर गए थे वो बताते थे। पहले तो मैं बांकीपुर की बात कर दूं, आपने बताया, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां से बहुत सारे लोग उनकी राहत सेना बन के गए थे, और राहत सेना इसलिए जब तब जाती है जब व्यक्ति तकलीफ में होता है, तो कम से कम उनको बधाई, अग्रिम बधाई कि राहत सेना जो यहां से गई थी शायद वो सफल हो रहे हैं। वो 4 बार के विधायक भी रह चुके वहां से कि ऐसा कोई भी काम जी, तो राहत सेना की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ के सांसद, छत्तीसगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ के सब मंत्री वहां पर गए थे। तो अगर वो इतने पॉपुलर थे, 4 बार जीते थे, उनके पिताजी भी विधायक थे, मुझे पता है, हमने उस पर कई डिबेट्स किए हैं, तो फिर यहां से राहत सेना नहीं जानी थी, छत्तीसगढ़ को नहीं देख के जो बिहार जा रहे थे। लेकिन खैर इनका अंदरूनी मैटर है। मैं कहना चाहता हूं कि जो रुझान अभी आ रहे हैं, जिस प्रकार से दीपक जी ने कहा, मैं दीपक जी की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो जनता चाहती थी वो रुझान नहीं है। मैं पुनः मनीष वोरा जी, आप किस तरीके से कहूंगा तो फिर को देख रहे हैं, और देखिए एग्जिट पोल में भी ये कहा जा रहा था कि आप लोगों पे प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं सर, अब ठीक है, सुन लेते हैं, मनीष वोरा जी के पास में जाते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से देखिए एग्जिट पोल में भी ये दावा किया जा रहा था कि 150 से ज्यादा सीटें एनडीए को आएगी, कुछ एग्जिट पोल में बताया गया कि 200 से ज्यादा भी सीटें आ सकती है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अभी के लिए जो रुझान है उसी और जाते हुए नजर आ रहा है। और जो बात यहां पर हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि जब हम ग्राउंड पे थे तो कम से कम हमें इस तरीके से नजर नहीं आ रहा था कि एनडीए के पक्ष में यदि माहौल है भी तो वो इस तरह से है कि एक सुनामी की तरह नजर आएगा और 200 तक ये आंकड़ा जा सकता है।
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये चाहूंगा, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, बिहार को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात ये कि बिहार वो जगह है जिसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया। वैशाली यदि आप जाएंगे तो वहां घुसते ही आपको दिखेगा कि विश्व के पहले लोकतंत्र में आपका स्वागत है। तो वहां से हम चालू करते हैं। उसके बाद बिहार वो जगह है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में महात्मा गांधी से लेकर के अभी तक जो भी स्थितियां आई हैं वो सारे नेता बिहार से निकल करके आए हैं। यानी हिंदुस्तान की राजनीति यदि कहीं से चलती है तो वो बिहार से। और आज जो बिहार की स्थिति है उसको यदि हम देखेंगे तो बिहार की स्थितियां पिछले नीतीश कुमार के आने के बाद जरूर कुछ सुधरी थी, लेकिन यदि हम बात करें जो बिहार को मिलना चाहिए था, जो बिहार का हक था, वो बिहार को नहीं मिल पाया। वहां पर देखिए, जैसे कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता भी, सबसे ज्यादा आईएएस, सबसे ज्यादा आईपीएस वहां से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं दिखा। बिहार में सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक आई, वहां पर जिस प्रकार से राजनीति चली, उन राजनीति को यदि देखें तो पहले वहां पर अगड़ों की राजनीति चलती थी, उसके बाद में वहां पर कुछ पिछड़ों की राजनीति चलने लगी। अब जो है अति पिछड़ों की राजनीति चल रही है। यानी सोशल मैकेनिज्म का भी जो जन्म हुआ था वो भी बिहार से ही हुआ था। यानी जातिगत राजनीति कैसे की जाती है उसका जन्म भी बिहार से हुआ था। तो बिहार वो जगह है जहां से बहुत कुछ मिला है देश को, लेकिन जो मिलना चाहिए बिहार को वो बिहार को नहीं मिल पाया। ठीक है गुंजन जी, मनीष जी ये कह रहे हैं कि बिहार से देश को बहुत कुछ मिला, एनडीए को भी बहुत कुछ मिला, लेकिन बिहार को बदले में उतना कुछ मिल नहीं पाया। और बिहार के युवा आज भी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, वादे खूब किए जाते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर पूरे होते हुए नजर नहीं आते। देखिए, इसका जवाब शायद मुझे देने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता ने दिया है। पिछले बार से इस बार जो चुनाव के परसेंटेज वोटिंग के बढ़े हैं, 9% बढ़े हैं। जिस तरीके से आज घरों से निकलकर बिहार में महिलाओं ने जो वोटिंग के जिस तरह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके निकली हैं घरों से, जो युवा निकले हैं, जो ये महिलाओं युवाओं के जो बढ़ोतरी दिखी है वोटिंग में, ये जवाब तो बिहार की जनता ने दिया है ना मनीष जी। और ये चुनाव के दो पहलू थे, मैं बस 2 वाक्य में अपनी बात पूरी करूंगी। ये चुनाव था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार ने विकास पर लड़ा, वहीं कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के जो गठबंधन था उन्होंने भ्रष्टाचार पर लड़ा, उन्होंने तुष्टीकरण पर लड़ा, उन्होंने झूठ पर लड़ा, नफरत की राजनीति पे लड़ा। जहां ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन पे लड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अराजकता पे लड़ा। जहां ये भारतीय जनता पार्टी ने कानून पे लड़ा, वहीं उन्होंने कट्टरपंथी पे लड़ा। तो ये अब बिहार की जनता जानती है कि अगर विकास कोई करेगा, गुंडा राज कोई खत्म करेगा, जंगल राज कोई खत्म करेगा, कट्टरपंथी कोई खत्म करेगा, तुष्टीकरण कोई खत्म करेगा, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार मिलकर कर सकती है। ये देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जो रणनीति है, जो नीति है, जो नियत है, ठीक है, उसके साथ अमित जी जवाब देना चाहते हैं। अमित जी अपना छोटा सा जवाब रखिए, उसके बाद में दीपक जी के पास में लौटते हैं। जी, बहुत ही सम्मानित भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता अभी कह रही थी कि हमने कट्टरपंथियों पे चुनाव लड़ा। नहीं, आपने कट्टा पे चुनाव लड़ा। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे आपत्ति है। दूसरा, मैं एक चीज अपनी बात को 10 सेकंड में खत्म करता हूं। रोहित जी, आपने एग्जिट पोल की बात की, 18 एग्जिट पोल आए, और वो तो वही एग्जिट पोल निकालने वाले लोग हैं जो ये बता रहे थे कि हमारे पिछले बार 400 पार बीजेपी जा रही है, और वही बता रहे थे कि हम लाहौर में झंडा फैला रहे हैं, वही बता रहे थे कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु हो गई है। तो उन पे ज्यादा हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार गुंजन जी कई सारे मुद्दे गिना रही थी। मेरी बहन अगर वो वाकई सही होता तो मैं आपको यहां से बधाई देता, लेकिन ये चुनाव जो है हरियाणा में एग्जिट पोल हमारे पक्ष में दिखाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव में हमारी हार हो गई। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। तो कुल मिला के देखिए, एग्जिट पोल में भी ऐसा होता है ना कि जिस पार्टी के पक्ष में होता है वो उसे अपना लेती है, दूसरी पार्टी उसको लेकर के सवाल खड़े करती है। खैर दीपक जी, यदि यही नतीजे आते हैं जो अभी के रुझानों में हैं, तो क्या माने, बिहार की जनता ने आखिर किस मुद्दे पर वोट किया कि एक तरफा ये जीत होती हुई कुल मिलाकर अभी तक के लिए नजर आ रही है? नहीं, देखिए, जनता ने तब तो दो ही, पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो मुद्दे 2 ही थे। अगर एनडीए सुशासन और जो है विकास और साथ में लाभार्थी, हाँ, तो जितने भाषण हो, चाहे आप शाह जी के भाषण उठा लें या मोदी जी के भाषण उठा लें, मोदी जी के भाषण में कट्टा से लेके कट्टा तक आया, लेकिन उनके साथ वो लाभार्थी को गिनाना नहीं भूलते थे कि कितने को पैसा हमने दिया।
मैंने बताया आपको करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए और हर वर्ग में बांटे गए। महिलाओं की जो बात आ रही है, तो महिलाओं की बात पे मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि SIR जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा महिला वोटरों को काटा गया है। करीब करीब 5.25 लाख महिला वोटर काटे गए हैं। उसके बाद भी महिलाओं का अगर रुझान 100% ये है तो ये जरा रिसर्च का विषय है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ प्रशांत किशोर पलायन को लेके जिस ढंग से मुद्दा बनाया उन्होंने, और जो पलायन जो छठ में लोग आए वो वोट देके गए, तो ये क्या ये मान लिया जाए कि हम वोट दे रहे हैं, हम आए हैं पलायन कर, हम पलायन से पीड़ित व्यक्ति हैं और हम राजद को या NDA को तो हमारी पत्नी भी वही वोट दे रही है, तो ये संभव कैसे है? और पलायन वाला जो जितना मुखर आपके पीके थे प्रशांत किशोर, अभी प्रशांत किशोर, तो उनको भी वोट नहीं मिला, और पलायन का वोट अगर उनको मिला जो भी 2% 3% जो उनको वोट मिला, क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं रही? ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी हमारे समाज में खास करके निचले तबकों में ये ठीक है कि महिलाएं स्वतंत्र हो रही हैं, महिलाओं का अपना अस्तित्व है, वो विकास कर रही है, लेकिन पुरुष सत्ता के अधीन हैं। ये बात जो बात दीपक जी कह रहे हैं, ऐसा माना जा रहा था चुनाव से पहले, नतीजों से पहले, कि जन सुराज बहुत सारे वोट NDA के काटने वाली है, और खासतौर पर जो युवा वर्ग है उनका एक बड़ा हिस्सा जनसुराज को वोट करेगा, और वो खासतौर पे जो प्रवासी, जो बाहर से आए हुए हैं, जो प्रवासी, ऐसे लोगों का जो वोट है वो जनसुराज के पक्ष में जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नतीजे यहां पर आ रहे हैं, कम से कम वो तो इस और इशारा कर रहे हैं कि उतना कमाल भी जनसुराज यहां पर करते हुए नजर नहीं आई है। मनीष जी, आवाज आ रही है अब तक? प्रवासियों के ही हैं ये, आप अब मान लें। बाकी युवाओं का जो छिटपुट मिल गया तो अलग बात है, लेकिन वो वोट प्रवासियों के हैं और वो वोट, लेकिन इसके अलावे 2 चीजों पे भी ध्यान देना होगा रवि जी, कि एक तो 80 लाख वोट काटे गए, ठीक है, और करीब 72 से 75,000 वोटर निकल के आए। तो क्या ये 75,000 वोटर निकल के जो आए थे तो वो सत्ता को बरकरार रखने के लिए आए थे? ठीक है मनीष वोरा जी, आप किस तरीके से देखते हैं SIR में जिस तरीके से महिलाओं के नाम भी काटे गए, कई सारे वोटर्स के नाम काटे गए, इसके बावजूद जिस तरीके से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और आजादी के बाद से देखिए 1951 के चुनाव के बाद से ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मतदाता निकल कर आए हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष में हो या फिर अगेंस्ट में हो, लेकिन उन्होंने मतदान किया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से SIR हुआ, SIR होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि ऐसे वोटर्स जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो वहां से बाहर चले गए थे, जो वहां पर रहते नहीं थे, वो वहां से मतलब बाहर रहते थे या पलायन करके चले गए थे, ऐसे लोगों के वोट वहां पर कट गए। तो ओवरऑल ये हुआ कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो ज्यादा देखने को मिला, और उसके वजह से ये स्थितियां दिख रही। दूसरी चीज आपने ये पूछी कि क्या ये स्थितियां बनी कि बिहार में जो वोट दिया या जो वोट जुड़े हैं वो वोट स्पेशली बीजेपी के लिए जुड़े हैं? सीधे तौर पे सवाल तो यही था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं होता है कि किसी का वोट जुड़े और वो केवल बीजेपी को ही वोट दे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जहां पर भी जिस तरीके की चीजें आती, जो मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से लोगों को पिछले समय नीतीश की सरकार में एक विश्वास लोगों के मन में जो जगा, वो इसलिए जगा क्योंकि वहां पर सुशासन देखने को मिला। पूर्व की जो स्थितियां थी, आप देखेंगे जो भी लोग केंद्र से प्रचार करने वहां जा रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पे वहां पर गुंडा राज को फोकस किया, वहां पर भ्रष्टाचार को फोकस किया। यानी 20 साल की सरकार के बाद भी आज जो स्थितियां हैं उसमें वो पुरानी सरकार की जो स्थितियां थी, विशेषकर लालू यादव के समय की जो स्थितियां थी, उसको गिनाना कहीं से भी नहीं भूल रहे थे। अपनी उपलब्धियां तो बता रहे थे। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए पोस्टर से लालू यादव को गायब कर दिया गया, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उल्लेख किया, जंगल राज का याद दिलाया। क्या लगता है नुकसान हुआ इसका अभी भी? देखिए, मैं बस 2-3 प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दीपक जी बिहार से हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनकी बातों को बड़ी शिद्दत से और बड़ी गौर से सुन रहा था। देखिए, 2 चीज का मेरा मानना है कि यह चुनाव था, एक लाभार्थी और एक युवा, जो बेरोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। अब लाभार्थी का अगर इनको वोट गया है तो मैं बता दूं 13 करोड़ अगर वहां पर जनसंख्या है
जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा वहां पर वोटर थे, उसमें अगर आप 16 साल से 32 साल देखेंगे तो लगभग 2.25 करोड़ युवा थे जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या वो बीजेपी को वोट देंगे? पलायन ये रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या जो पलायन करके जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? दूसरा, छठ पे इन्होंने कहा था 12,000 फेरियों की ट्रेन हम चलाएंगे, ट्रेन इन्होंने नहीं चलाया, तो क्या वो 12,000 जो ट्रेन नहीं चली, वहां के जो छठ मनाने आ रहे थे वहां बिहार के लोग, वो क्या इन्हें वोट देंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस इज द फंडामेंटल अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सोल ऑफ इंडिया। और लगातार मैं फिर कहना चाहता हूं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन हम प्रश्न उठाएंगे और जनता के कुछ सुलगते सवाल हैं जो आदरणीय दीपक जी ने भी उठाया और मैं भी उठा रहा हूं, और बिहार की जनता भी आने वाले समय में उठाएगी कि ऐसा इन्होंने महंगाई तो ये कम किए नहीं, रोजगार ये दिए नहीं, पलायन ये रोक नहीं पाए, तो किस आधार पे ये 200 पार होने जा रहा है ये भी सोचना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक अधिकार है, लोकतंत्र है, सब कुछ इसमें डिस्कशन होगा। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं रोहित जी कि ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हो रहा है कि फिर ऐसा कैसे संभव है कि 200 से ज्यादा जाएं। सीटें एनडीए को यहां पे आ रही है? रोहित जी, इसका मतलब है कि ये मान चुके हैं और फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, जहां पर सिर्फ ये बोलते हैं कि अभी शुरुआती रुझान है। ये मान चुके हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, और एनडीए की नहीं, आप आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सिर्फ अकेले की जितनी सीटें हैं उतनी आपकी महागठबंधन की सबकी मिला की भी सीटें नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, और दूसरों की और दूसरे मुद्दे और दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले आप अपनी आत्मचिंतन करिए कि आपकी स्थिति ऐसी क्यों आई है। आपकी स्थिति पिछले कांग्रेस में पिछली बार जब 70 सीटों में आपने चुनाव लड़ा था, 19 सीटों में आपने महारत हासिल की थी और आप जीत दिया आए थे। आज आप 7 और 8 सीटों में दिखाई दे रहे हैं, 2.5 का सैकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। 60 सीटें इन्होंने लड़ के ली, उसके बावजूद भी ये 2.5 का सैकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी टीम की नियत, नीति और निष्ठा और ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, जल्दी से जवाब दीजिए। और साथ ही ये भी कि मुख्यमंत्री को लेकर के चेहरा तय हो गया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम को लेकर के तय हो गया कि मदन सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग आरोप करेंगे। ठीक है, अमित जी आपके पास आता हूं। हमारे साथ में अरविंद भदौरिया जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं। अरविंद जी, आपने भी खूब चुनाव प्रचार किया था, आप भी गोपालगंज में गए थे, बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी के लिए रुझानों में आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, एनडीए की एक बड़ी जीत होने के लिए जा रही है। जी 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 जी, मैं था गोपालगंज लोकसभा मेरे पास थी, जिसमें से हम 6 सीटें थी, 6 में से 5 निकल ले, वो भी निकल जाएगी मुझे ऐसा लगता है। यह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की जो अच्छे ढंग से सरकार चलाई है, व्यवस्थित सरकार चलाई है, नीचे समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति थे उनके सुखानुभूति का एहसास कराने वाली सरकार है, और लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखने वाली सरकार है। इसलिए जनता जनार्दन कृपा से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विजय की ओर निरंतर अग्रसर बढ़ रहे हैं। अरविंद जी, यदि यही नतीजे रहते हैं तो जीत की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सुशासन की नीतियां, विकास का एक अच्छा मॉडल बिहार के लिए, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मैंने 2 महीने था मैं लगभग देखा, नीचे तक गरीब जनता की आत्मा की आवाज कोई थे तो एनडीए की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी का नीचे तक का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा की विजय है। अरविंद जी, देखिए, बार बार आपके भी इंटरनल जो सर्वे थे उसमें भी कुछ नेता ऐसा दावा कर रहे थे, बिहार के स्थानीय नेता भी ये दावा कर रहे थे कि 150 के आसपास हमारी एनडीए की सीटें आएगी। लेकिन अभी के लिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो तो वास्तव में आपके लिए भी कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग हुआ, 200 प्लस जाता हुआ नजर आ रहा है एनडीए का। नहीं, मैंने वहां देखा था 200 प्लस जाने की स्थिति में है। तो मेरे पास 6 सीटें थी लोकसभा में, आज 6 सीटें रहती है, 6 में हम 100% निकल रहे और 6वीं भी निकल जाएगी। तो 199-95% हमको अभी यही दिख ही रहा था मेरी खुद के लोकसभा में। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन की कृपा और सरकार की जो है ना, लालू राज की जो कुशासन की जो नीति थी उसका नीचे जनता अभी 15 साल में भी भूली नहीं थी। गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, ये जनता जनार्दन को इस बात का भय भी था कि कहीं ये लोग ना आ जाए। और दूसरी ओर क्या, विकास के नीचे तक खड़े हुए पायदान को
एहसास कराना, डेवलपमेंट का एक नया मॉडल दिया बिहार में देश के बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, इन दोनों नेताओं की और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और विकास के मॉडल की जीत है। मैं बिहार की जनता को आपके माध्यम से हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं तो अपने काबिल दोनों भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये रुझान है। मैं उन्हें अग्रिम बधाई देता हूं जीत की, क्योंकि मुझे पता है 200 नहीं 225 भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो मित्र है ना, दे आर बिहेविंग लाइक अ बीजेपी एजेंट। बार बार हम प्रश्न उठाते हैं कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 से वोट चोरी हो रही है। मतलब आप बिहार की देखिएगा, जनता में- एक मिनट बिहार लेट की मी जनता- कंप्लीट, मैं प्लीज डिस्टर्ब होता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर मैंने इतने मुद्दे गिनाए, मेरे दोनों काबिल मित्र हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, ये बता दें महंगाई कम हुई नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन रुका नहीं, ट्रेनें जी, आ आई रहे हैं नहीं, आपके पास में, फिर लौट रहे क्यों हैं। बिहार की जनता इन्हें वोट दे? मेरे 4 प्रश्न ये दोनों में से कोई भी प्रवक्ता बता दे। और जिस प्रकार से आदरणीय दीपक जी ने प्रश्न उठाए कि जो ग्राउंड वहां पर रिपोर्ट आ रही ठीक थी है। उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ये गुंजन जी तय कर ले, उन्हें जवाब देना है या फिर के चौहान जी जवाब देने वाले हैं। गुंजन जी, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार से हरियाणा पे आरोप चौहान लगे, जी भी जिस इसे प्रकार भी से लीजिए। महाराष्ट्र में मैं आरोप सिर्फ लगे, इतना कहना बिहार में चाहती भी आने हूँ वाले समय में कि ये आरोप कांग्रेस के लगेंगे, प्रवक्ता- निश्चित तौर पे आप मान अब लीजिए। आपकी बारी हो गई तो अब थोड़ा जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, इनकी ये जो बातें इन्होंने बोली, ये कितनी हास्यप्रद और कितनी विरोधाभास है। ये तो अपने जनादेश पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप अब समझ सकते हैं कि जनता आपके साथ क्यों नहीं है। आपने तो जनता पे ही सवाल खड़ा कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए अब कांग्रेस के नेताओं को। आपने संविधान की प्रति राहुल गांधी जी लेके घूमते नजर आते हैं संसद में, लेकिन वही राहुल गांधी और उनके चोरी करते नेता, हो उनके आप लोग, प्रवक्ता तो लोकतंत्र उसी को को कलंकित अपमानित करते कर हो। रहे हैं। शर्म आप लोगों को उसी आनी चाहिए संवैधानिक गुंजन जी, संस्थाओं को हमें आप नहीं। आरोप प्रत्यारोप के घेरे में ला रहे हैं। अरे जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है, जहां आप हारते हैं वहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, जहां आप सही हैं वहां एसआईआर की प्रक्रिया सही। 542 में भी अगर हम जीतेंगे तो तो आज भी आप ईवीएम इस पे तरीके विश्वास का नहीं आरोप है। लगा के वो 542 जनता पे को भी बदनाम जीतेंगे नहीं तो कर ईवीएम पे सकते। गुंजन जी विश्वास आप नहीं है। बिहार की जनता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो नहीं कर सकते। हमारे लिए जनता जनार्दन का बिल्कुल भी विकास, नहीं। आप उनकी डिबेट को सेवा, दूसरी तरफ इसी मोड़ नहीं है। नियत के साथ मेरे हम सवालों चुनाव का में जवाब आते नहीं है हैं। आपके पास। आप वो सिर्फ चारों मुद्दों पे कुर्सी आप और सवाल का सत्ता जवाब के दीजिए। लोभ में चारों चुनाव मुद्दों पे लड़ते सवाल का हैं, जवाब हम दीजिए। जनता के लिए आपके चुनाव पास जवाब लड़ते नहीं हैं। है। आपकी बातों से जो नफरत है, आपकी बातों से जो बगावत है, आपकी बातों से जो जनता पर सवाल है, वो नजर आ रहे हैं मनीष जी, और बहुत शर्मनाक था ये। ठीक है, के चौहान जी बहुत छोटा सुझाव रखिएगा, उसके बाद में मनीष जी के पास है हिंदू मुसलमान पे आप चुनाव लड़ते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आप लड़ते हैं, और नफरत वाले हम हो गए। ठीक है, क्या के जी कह रही छोटा हैं सा आप? जवाब दीजिएगा, उसके बाद में मनीष जी के पास में लौटते हैं। देखिए रोहित जी, बिहार की जनता ने वृद्धा पेंशन पे और बिहार की जनता ने 33% रिजर्वेशन पे, बिहार की जनता ने शराबबंदी पे, बिहार की जनता ने वहां पर रोड के विकास पे, बिहार की जनता ने वहां पर जो भय की राजनीति या भय का वातावरण था उससे मुक्ति में बिहार की जनता ने जो सुशासन चला है पिछली बार, मनीष जी, अभी आप सुन पिछली रहे थे बार किस तरीके से नीतीश अमित जी जी ने का कहा। उस पे, और ठीक है। बिहार की जनता ने टीम पे, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं केस विश्वास जी। दिखाया। ठीक है, मनीष जी से जवाब लेते हैं। मनीष जी, टीम पे भी जिस विश्वास तरीके से दिखाया। इन्होंने आरोप लगाया है ईवीएम को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, ऐसे में चर्चा कैसे हो? क्योंकि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि यदि कांग्रेस की महागठबंधन की हार होती है तो सवाल यहां पर ईवीएम को लेकर के उठाए जाएंगे, और कहीं ना होता भी वही नजर आ रहा है। अनंत सिंह कहां से चुनाव लड़ रहे हैं बताएं। देखिए, निश्चित रूप से जब इस तरीके के परिणाम आते हैं तो आरोप अनंत ईवीएम सिंह पर कहां से लगते हैं। चुनाव लड़ यदि रहे हैं ईवीएम बताएं। पर आरोप है और ईवीएम की वजह से चुनाव जीत रहे हैं, या कहा जाए कि वोट चोरी की वजह से चुनाव जीत रहे हैं, तो जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी बात यह है कि चलिए मान लिया जाए कि ये ऐसी स्थितियां बनती है, तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करते हैं? जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं ये लोग, वहां पर जाकर के वो क्या करते हैं? आपके कार्यकर्ता क्या बूथ लेवल पर एक्टिव नहीं है? आपके कार्यकर्ता क्या ग्राउंड जीरो पर काम नहीं करते हैं? यदि आपके कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वोट चोरी या इस प्रकार की कोई स्थितियां निर्मित हो सकती है। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उसमें ये, जैसे कि मैं दीपक जी की बात को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत यक्ष प्रश्न उठाया
कि जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति थी परिणाम उसके अनुरूप नहीं दिख रहे हैं, तो उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। केवल यह कारण नहीं हो सकता कि केवल ईवीएम जो है वो ही उसके लिए जिम्मेदार हो। जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसके रुझान सामने दिख रहे हैं। मैंने एक बात जो अधूरी रह गई थी उसको फिर से पूरा करूंगा कि ऐसी क्या स्थितियां थी इसकी पूर्व की सरकारों में जो 20 साल निकलने के बाद भी जनता के मन से वो भय नहीं निकल पा रहा है कि फिर से जंगल राज आ जाएगा, फिर से गुंडा राज आ जाएगा, फिर से हमारे प्रदेश की स्थिति जहां पर सड़कों के जो हालात हैं वो बदतर हो जाएंगे। श्रीवास्तव जी, ये विश्वास जनता को नहीं दिला पाए क्या? ये बता नहीं पाए कि जो भी चीजें हुई थी उस दौरान में वो बीते कल की बात है, वो वापस लौटकर नहीं आएगी? क्या वाकई में आज भी बिहार की जनता डरती है उन दिनों को सोचकर? ऐसा कैसा सुशासन है बताइए? चुनाव चल रहा है और कैंडिडेट एक अंदर हो जाते हैं और दूसरे कैंडिडेट पे गोलियां चलती हैं। ये सुशासन है, इस पे जनता वोट दे रही है। मैं दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि इलेक्शन इनका शुरू से इनका ध्येय यही था, इलेक्शन कमीशन चुनने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को क्यों हटाया, अपने मेंबर को क्यों? ठीक है, हम सीधा बीजेपी कार्यालय चलते हैं। वहां पर हमारे सहयोगी मनोज राठौर मौजूद हैं और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा उनके साथ में मौजूद है। बिल्कुल रोहित, क्योंकि जिस तरीके की जीत बिहार में देखी जा रही है उसके बाद नेताओं में उत्साह है और तमाम जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नेताओं को भी मिली थी, चाहे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या तमाम दूसरे नेता। तो तमाम संगठन से लेकर सत्ता के नेताओं को जो है जिम्मेदारी दी। तो यही कारण है कि लगातार जो है जो अभी परिणाम सामने आए उसमें जो नेता मध्य प्रदेश से गए थे उनके जो जीत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जब पहुंचे थे तो उनके भी कई सीटें ऐसी थी जहां से उन्होंने प्रचार किया था और यही कारण है कि जो प्रचार उन्होंने किया था वो लगातार जो सीटें थी उस पर जीत हासिल जो है की जा रही है। और जो सीटें हैं उसके रुझान यही बताते हैं कि मध्य प्रदेश ने जो है बिहार में अपना दम दिखाया है और बिहार में जिस तरीके की जो सीटें हैं उस पर जो प्रचार प्रसार था वो मध्य प्रदेश के नेताओं का एक तरीके से ठीक रहा, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। यही कारण है कि प्रदेश के तमाम नेताओं के जो सर जो रिजल्ट आ रहे हैं, सर बात करें तो 3 लोकसभा सीट की आपकी, तो उसमें देख रहे हैं कि 19 में से जो है वो करीब 13 में जो है जहां पर हम लोग थे बिहार के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर जिस प्रकार से काम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जहां पर मैं था वो ठीक है कि वहां पर हम 19 में से लगभग 17 सीटों पर अब लीड करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार के अंदर अमित शाह जी ने जो रणनीतिक तैयारी की थी, प्रत्येक बूथ पर प्रबंधन के साथ जनता का आशीर्वाद लेना, और जनता ने आशीर्वाद दिया क्योंकि मोदी जी ने जो बिहार में विकास किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, मोदी जी ने हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मसीहा है इस भारत के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत किए इस चुनाव में। और सबसे बड़ी ये है कि जनता ने विकास और गरीब कल्याण पर वोट तो दिया है, लेकिन जंगल राज वाले लोगों को इस बार जनता ने उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर दिया कि तेजस्वी यादव भी चुनाव हारने की स्थिति में हैं। मध्य प्रदेश में जो देखा गया था 2023 के चुनाव में जो प्लान के साथ आप आगे गए थे, वो प्लान भी जो है बिहार में लागू किया, आप भी वहाँ लगातार यहाँ पर भी कुशल रणनीतिकार माननीय अमित शाह जी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में रणनीतिक तैयारी की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे, उसका परिणाम था। तो प्रधानमंत्री मोदी को बिहार के अंदर भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप जब पटना के मेरिन ड्राइव पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुंबई का मेरिन ड्राइव क्या है। तो इतना बिहार बदल गया है। तो विकसित बिहार को आगे स्वर्णिम बिहार बनेगा, इस पर जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को और नीतीश कुमार को ताकत दी। बिल्कुल कहना है कि जो विकास है उस विकास की वजह से और जो वादे किए थे उसकी वजह से जो है बिहार में एनडीए का साफ बहुमत और जादुई जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पे। और देखिए ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से विकास किया गया था बिहार में और बिहार की जनता ने उसी विकास को ध्यान में रखते हुए
यहां पर मतदान किया है एनडीए को। एक बार फिर से बिहार की जनता ने चुना है। हालांकि देखिए अभी भी जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो आपको दे दे। देखिए बिहार चुनाव में 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बननी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि रुझानों में देखिए जिस तरीके से एनडीए आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट चुकी है। कांग्रेस की स्थिति देखिए किस तरीके से हो चुकी है, केवल 6 सीटें कांग्रेस को अब तक मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 85 सीटें बीजेपी को, तो जेडीयू को 77 और आरजेडी 36 सीटों पर, जबकि आरजेडी देखिए 143 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। बावजूद इसके आरजेडी किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए। अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और अभी तक जो रुझानों में नजर आ रहा है, बहुत ही खराब प्रदर्शन नजर आ रहा है, केवल 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए मैंने कहा ना कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, और मैंने तो पहले ही बधाई दे दिया है कि जिस प्रकार से आप 200 सीट के भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम चिंतन मनन करेंगे। और मनीष जी की बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जब वोट चोरी का ये आरोप लगाते हैं फॉर्म 6 और 7 के माध्यम से, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां जाते हैं? देखिए हम तो मांग करते हैं साहब कि सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। आप 6 महीने का प्रावधान था, आपने 45 दिन कर दिया। हम तो कहते हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रखिए। इन्होंने अपने मेंबर को डाल के वहां पर इलेक्शन कमीशन बना लिया, और इसीलिए मैं शायद कहता हूं कि क्यों इलेक्शन कमीशन 45 दिन का उन्होंने प्रावधान लाया, क्योंकि दिस इज व्हाई इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉइंग द सीसीटीवी फुटेज। तो इनका तो पहले से ये ध्येय है, और मैंने इसीलिए इन्हें अग्रिम बधाई दे दी कि आपने जनादेश की चोरी करी। और मेरी बहन मुझ पे आरोप लगा रही है कि आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। भी लौटेंगे, इससे पहले दीपक उपाध्याय जी के पास भी चलते हैं। दीपक जी, जिस तरीके से बिहार में चुनाव तो फिर प्रश्न किस पे उठेगा? कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई थी, किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब चुनाव के नतीजे जब आने लगे हैं तब जाकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं वोट चोरी और ईवीएम को लेकर के। बिहार में आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव हुआ था, इसका कितना असर आप देखते हैं? दीपक जी, आवाज आ रही है आप तक? दीपक जी, आवाज आ रही है? रोहित जी जी। और ये कहना और कह देना ऐसे डायरेक्ट तो बहुत उचित नहीं है, लेकिन एक बात ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सा कारण है कि चुनाव इस तरह से जमीन से सीधे आसमान पर चला। अभी अगर आप चुनाव चोरी की बात अभी कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट, तो चुनाव चोरी कहीं न कहीं कुछ तो मामला है। अभी क्या हो रहा है कि जनता जो दिख रही है तो कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि आपने देखा कि अभी राहुल गांधी ने आखिरी दिन जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसकी 25,000 वोट तो 25 लाख वोट जो है हरियाणा में पंप होने की बात आई। तो क्या इस तरह से बिहार में भी पंप हुए क्या? एक बात तो मानना पड़ेगा कि कम से कम इस बार चुनाव में 50 लाख ऐसे लोग थे जो बाहर से लाए गए थे, जो प्रवासी थे, जो नहीं यहाँ रुके। उन लोगों को आपने देखा होगा कि हरियाणा से 4 ट्रेनें आई थी चुनाव के दिन, पहले चुनाव के दिन। ठीक है, केएस चौहान जी जवाब दीजिए। वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, जैसा कि आप लोग पहले से अंदाजा लगा रहे थे, और ये अंदाजा भी आप लोग कहीं ना कहीं बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है अगर महागठबंधन की जीत नहीं होती है या फिर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएंगे तो इस तरीके से सवाल उठाए जाएंगे। रोहित जी, 32 लाख नाम कटे बिहार में, उसके बाद आपके पास फाइनल लिस्ट आ गई थी। आपके हर बूथ में लोग बैठे थे, आपने सब सभी चीजें देख ली। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव थे, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार 251 सीटों पे थे, यानी कि 8 सीटें ऐसी भी थी जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने आ गए थे। तो नुकसान तो आपको तभी हुआ होगा ना सीटों के तालमेल को लेकर। हरियाणा में ब्राजील मॉडल क्या ऐसे बता दें, सिर्फ 32 नाम ऐसे बता दें, सुप्रीम कोर्ट 22 जगह नाम था, 32 नाम बता दें। 32 लाख लोगों के नाम कटे हैं। 32 नाम आप सिर्फ बता दें जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था, जिसको जो एलिजिबल है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये तो बता नहीं पाए। अब
उसके बाद जब परिणाम आ जाते हैं 1,24,000 ठीक है, तो हमारे पास में समय की कमी है और देखिए कम से कम अभी के लिए जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, केश चौहान जी, साथी अमित श्रीवास्तव जी और मनीष वोरा जी, दीपक उपाध्याय जी और गुंजन चौकसे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए बिहार में लगातार चुनाव के जो नतीजे हैं वो अब सामने आने लगे हैं, स्पष्ट होने लगे हैं। रुझानों में देखिए एनडीए की सरकार बननी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी से ही वोट चोरी को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं अपनी हार भी मान ली है। पल पल की अपडेट बीएस टीवी पर आपको देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बीएस टीवी। धन्यवाद।